मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 481 से 490। लंबे धनुष का आकार काफी विचित्र था। ये घुमावदार और मुड़ा हुआ था तथा इसमें से अलग अलग आकार की नीली रोशनी की गेंदें निकल रही थीं। वे धनुष में जड़े हुए रत्नों के समान चमकते और पारदर्शी थे। दूर से वे रात के तारों की तरह चमकते और चमकते हुए दिखाई देते थे। स्टार फ्यूरी, तुमने दशकों से कोई खून नहीं पिया है। अब तक तो तुम्हें अकेला हो जाना चाहिए था, शान लैन ने धीरे से कहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। एक क्षण में उसके बाएं हाथ ने धनुष पकड़ लिया, जबकि उसके दाहिने हाथ ने गहरे काले धनुष की डोरी खींच ली। अगले ही क्षण धनुष की सतह से एक चमकीला और बड़ा प्रकाश निकला तथा एक नीली आभा फैली। उसी क्षण शान लैन के दाहिने हाथ की उंगली के सिरे पर एक तीर बन गया। दर्जनों मीटर दूर हवा में तैरते लाल कपड़े पहने युवक ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में एक छिपी न जा सकने वाली चिंता झलक उठी। जिस क्षण उसने धनुष देखा उसे बुरा लगा, और जब शान लान ने अपना धनुष छोड़ा और एक जैद नीले रंग का तीर बनाया तो उसने महसूस किया कि उसका सिर सुन्न हो गया है। उसके बाल खड़े हो गए हैं, जैसे एक अजेय गहन आत्मा क्यूई ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया है, और धनुष द्वारा छोड़ी गई नीली रोशनी से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके मन और शरीर को चूसने से प्रवेश किया जा रहा हो। टकराना। शान लैन ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और जैद नीला तीर हवा को चीरता हुआ निकल गया। उस क्षण लाल वस्त्र पहने युवक को ऐसा लगा जैसे वह पहले ही अनंत रात्रि आकाश में प्रवेश कर चुका है। अंधकारमय आकाश के ऊपर अनंत आकाश में एक के बाद एक तारे चमकने लगे, जगमगाते और चकाचौंध करते हुए। तारे देखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन अगले ही क्षण वे उल्काओं की तरह आकाश से नीचे गिरने लगे। तारों की रोशनी आसमान और जमीन पर छा गई। एक क्षण में वह उसके सिर के ऊपर आ गया और उसे पूरी तरह से घेर लिया। आहे है, लाल कपड़े पहने युवक चिल्लाया और उसे झटके से जगाया गया। अंधेरी रात का आसमान, असीम आकाश और टूटते तारे, ये पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुका था और इसकी जगह एक गहरे नीले रंग का तीर आ गया था। अतुलनीय रूप से तेज रोशनी पहले से ही उसके करीब थी, और उसके दिल में प्रवेश करने की भावना ने उसकी आंखों में आघात और अनिच्छा पैदा कर दी। उन्मादपूर्ण दहाड़ के साथ लाल कपड़े पहने युवक ने एक तरफ जाने की पूरी कोशिश की। बम। गहरे नीले रंग का तीर बमुश्किल उसके हृदय पर लगे घातक प्रहार से बच गया, लेकिन लाल कपड़े पहने युवक के बाएं कंधे पर जा लगा। खून की धार फूट पड़ी और उसका कंधा तुरंत फट गया, जिससे केवल उसका हाथ ही पीछे रह गया जो क्षैतिज रूप से बाहर निकल गया, और गहरा नीला तीर तुरंत उसकी पीठ के एक पंख पर जा गिरा, जो उसी समय फट गया और नष्ट हो गया। लाल कपड़े पहने युवक बुरी तरह चिल्लाने लगा और लड़खड़ाते हुए 10 मीटर पीछे चला गया। जिस समय उसका बचा हुआ पंख पागलों की तरह फड़फड़ा रहा था, उसी समय एक और पंख तेजी से उसके शरीर से बाहर निकल आया। हालांकि उसने अपनी जान बचाने के लिए भागते समय जरा सी भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। शीर्ष चरण 9 के तियान कबीले रैनकर की आत्मा वास्तव में अत्याचारी है। वह वास्तव में आखिरी क्षण में जाग गया और मेरे उल्का बौछार तीर से बच निकला। शान लैन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। हालांकि वह बहुत संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। यद्यपि लाल कपड़े पहने युवक बच रहा था, उसका दिल पहले से ही तीर क्यूई से गंभीर रूप से घायल हो चुका था। भले ही वह अंत में मरने से बचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, फिर भी ये कुछ वर्षों में ठीक नहीं हो पाएगा। दिव्य शस्त्र, ईश्वर। हालांकि अगले ही पल उसकी आवाज अचानक बंद हो गई, और शान लैन, जिसने अभी अभी लाल कपड़े पहने युवक को घायल किया था, अचानक उसकी ओर उड़ी। इतना ही नहीं, उसे एहसास हुआ कि जिंग मेंग भी उसकी ओर उड़ रहा था। अचानक हुए इस परिवर्तन से वह व्यक्ति बुरी तरह डर गया और वह बुरी तरह डर गया। कुछ ही क्षणों के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ही यान को छोड़ दिया और विपरीत दिशा में पवित्र वृक्ष की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिंगमेंग और शान लान ने रास्ता रोक दिया और उनकी ओर दौड़े। अगर वह बचना चाहता तो यह आकाश में चढ़ने जितना मुश्किल होता। टकराना, टकराना, टकराना। शान लैन ने ठंडी हंसी हंसी, और उसकी उंगलियों में जो गहरा नीला तीर अभी अभी संघनित हुआ था वह पहले ही हवा में घुस चुका था, लेकिन उसके बाद दूसरा तीर पहले ही बन चुका था और धनुष की डोरी को छोड़ चुका था। एक सांस से भी कम समय में उसने 3 तीर छोड़ दिए थे। छी। यद्यपि तीनों तीर एक के बाद एक छोड़े गए थे, फिर भी वे हवा में एक के बाद एक आगे बढ़े और बिजली की गति से काले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति की ओर बढ़े। हवा में घुसते तीरों की आवाज बहुत तेज थी और अविश्वसनीय गति तक पहुंच गई थी। 3 तीर चलाने के बाद शान लैन के हाथों में धनुष गायब हो गया, और उसने अब काले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया,
उसने जमीन से लचीली तलवार को पुनः प्राप्त किया और फ्लेमिंग फीनिक्स किंग, म्यूकिंग और बाकी की दिशा में बिजली की तरह दौड़ा। अभी अभी उसने जो तीर छोड़े थे वे केवल 3 साधारण तीर थे। स्वाभाविक रूप से उनकी शक्ति की तुलना उन सितारा तीरों से नहीं की जा सकती थी जो अभी अभी लाल कपड़े पहने युवक पर छोड़े गए थे। हालांकि भले ही वे सिर्फ 3 साधारण तीर थे जिन्हें दिव्य आयुध के स्टार क्रोध के प्रभाव का उपयोग करके स्टेज 9 रैंकर्स द्वारा चलाया गया था, शक्ति को निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जा सकता था। मध्यम आयु के व्यक्ति को रीढ़ से लेकर सिर तक हड्डियों को चीर देने वाली ठंड महसूस हुई। वह बहुत सदमे में था और उसे ये भी पूर्वाभास हो गया था कि चाहे वह भागने की कितनी भी कोशिश करे, पीछे लगे 3 बाण उसका पीछा करेंगे और एक ही समय में उसके शरीर को भेद देंगे। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पीछे मुड़कर अपने हाथ हिलाए। तुरंत ही एक विशाल काली ढाल बन गई और 3 गहरे नीले तीरों से टकराने के लिए उड़ी। एक क्षण बाद एक धमाके के साथ काली ढाल फट गई और टूट गई। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने 3 गहरे नीले रंग की रोशनियां प्रकट हुईं। लेकिन उसी समय एक काली ढाल जो अभी संघनित हुई थी पुनः उड़कर ऊपर आ गई। टकराना टकराना। पलक झपकते ही काले वस्त्र पहने उस आदमी ने 6 ढालें एकत्रित कर लीं। 3 गहरे नीले तीरों की शक्ति अंततः समाप्त हो गई। कुछ समय पहले उसके एक साथी ने तांग हुआन के भाले के हमले को रोकने के लिए लगातार 6 लाइटनिंग स्पिरिट शील्ड्स का इस्तेमाल किया था। जैसे ही उसने काली ढाल और तीनों तीरों को एक साथ नष्ट होते देखा, काले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति जो पूरी तरह से भयभीत हो गया था, उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला इससे पहले कि निराशा उसकी आंखों में भर जाती। उसकी दृष्टि में एक और गहरा नीला सागर था जो उस पर दबाव डाल रहा था। राव। काले कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कोई आवाज निकाल पाता, उसकी आवाज गहरे नीले समुद्र में डूब गई। इस समय 10 मील दूर फुट विज लंबा और मजबूत बूढ़ा आदमी और तांग हुआन एक के बाद एक बादल पवित्र वृक्ष के नीचे से बाहर निकले। दोनों दल एक दूसरे का तीव्र गति से पीछा कर रहे थे, लेकिन वे दसियों मीटर की दूरी बनाए रखने में सफल रहे। और तांग हुआन से लगभग कुछ 100 मीटर पीछे जियो बुदियन भी एक 7 रंग का आत्मा चूहा लेकर बिजली की गति से उनका पीछा कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पहाड़ और जंगल नीचे से उड़ते रहे। जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे काला होता गया, तांग हुआन अपनी वर्तमान गति जारी रखने में असमर्थ प्रतीत होने लगा और जिस गति से वह अपने पंख फड़फड़ा रहा था वह धीमी और धीमी होती गई। इतना ही नहीं, उसके पीछे जो शियाओ बुदियन था वह भी थका हुआ लग रहा था, जिस गति से 3 जोड़ी पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती रहीं। जी ये देखकर कि लंबा और मजबूत बूढ़ा आदमी दूर होता जा रहा था, जियोबुदियन की पीठ पर बैठा इंद्रधनुषी आत्मा चूहा उत्सुकता से उछल कूद कर रहा था। कुतिया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकती हो? उसके सामने कुछ 100 मीटर की दूरी पर लंबा और मजबूत बूढ़ा आदमी पागलों की तरह हंस रहा था। वह तुरंत ही आकाश में 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदा और विशाल काले जंगल में प्रवेश कर गया। तांग हुआन और शियाओ बुदियन भी आगे और पीछे से गिर गए। अंधेरे जंगल में तांग हुआन ने अचानक इंद्रधनुषी आत्मा माउस के सिर को थपथपाया और एक चंचल मुस्कान प्रकट की। छोटे बदमाश, क्या तुम्हें उसकी गंध याद है? अब आपकी बारी है। जब तक तुम उनकी मान ढूंढ लोगे, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। कोट। चीख चीख। रेनबो स्पिरिट माउस स्तब्ध रह गया, लेकिन वह तुरंत उत्साहित हो गया और जियो बुदियन की पीठ से नीचे कूद गया। उसने अपनी नुकीली नाक हिलाई और आगे की ओर भाग गया। जिंग मेंग द्वारा घायल होने और कई दिनों तक रेड बैट के साथ उड़ान भरने के बाद जब वे अंततः द्वीप पर लौटे तो वे पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर चुके थे। तांग हुआन की शक्ति के दबाव में वे अपने मुंह से खून उगलने से खुद को नहीं रोक सके और आगे बच भी नहीं सके। शियू जांग गू क्रोधित और चिंतित दोनों था। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन फ्लेमिंग फीनिक्स राजा ने उसे रोक दिया। तांग हुआन ने आसानी से स्लिपरी जेड की गर्दन पकड़ ली और उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई चील किसी चूजे को पकड़ती है। फिर उसने अपना भाला अपनी पीठ पर लटका लिया और एक हाथ से लाल चमगादड़ को पकड़ लिया। जहां तक जांग गू का सवाल है, तांग हुआन ने उसे दिल पर नहीं लिया। रास्ते में वह जिंग मेंग, म्यूकिंग, शान लान और अन्य लोगों से संपर्क करने में असमर्थ रहा। हालांकि वह उनकी आत्माओं के बीच रहस्यमय संबंध के माध्यम से फ्लेमिंग फीनिक्स राजा को रास्ता दिखा सकता था। उसके यहाँ आने से जांग गू, जिसकी मानसिक शक्ति का अभी अभी बहुत अधिक उपयोग हो चुका था, अब कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर सकता था। लगभग 1000 मीटर नीचे तांग हुआन अंततः पत्थर के पहाड़ की गहराई में प्रवेश कर गया। जंगल में कुछ 1000 मीटर की परिधि में कुछ अंधेरा था और चट्टान के चारों ओर आधा चक्कर लगाने के बाद तांग हुआन को पहले ही अपना निवास स्थान मिल गया था। ये लगभग 3 मीटर ऊंची और 1 मीटर से भी कम चौड़ी दरार थी।
दरार का निचला आधा हिस्सा चिकना था और यह स्पष्ट था कि कोई व्यक्ति काफी समय से उसमें से अंदर बाहर आ जा रहा था। या चीख चीख। जियो बुदियन और 7 रंग वाला आत्मा चूहा पहले ही तांग हुआन के कंधे से नीचे कूदकर दरार में घुस गए थे और पलक झपकते ही गायब हो गए। तांग हुआन ने लू यू और लाल चमगादड़ को पकड़ लिया और उनके पीछे अंदर चला गया। दरार के अंदर तांग हुआन ने जियो बुदियन और रेनबो स्पिरिट माउस को उत्साह से चिल्लाते हुए सुना। उसने अपनी गति तेज कर दी और लगभग 10 मीटर चलने के बाद उसके सामने का दृश्य अचानक स्पष्ट हो गया। इस छोटी सी दरार के पीछे एक अत्यंत विशाल गुफा थी जिसकी परिधि लगभग 10 मीटर थी। गुफा के अंदर दरारों से पानी की धाराएं बह रही थीं, जो गुफा में एक छोटा तालाब बना रही थी और फिर दरार में डूब रही थीं। या गुफा के बाईं ओर रंग बिरंगी वस्तुओं का एक छोटा सा ढेर था। जियाओ बुदियन इधर उधर लुढ़कता रहा, मानो वह बहुत उत्साहित था, और फिर उसने अपने मांसल नितंबों को ऊपर उठाया और अपना सिर कीमती पत्थरों में दबा लिया। इस समय 7 रंग वाला आत्मा चूहा गुफा के चारों ओर घूम रहा था। तांग हुआन ने यू और रेड बैट को नीचे रखा और आगे कूद गया। एक पल के लिए उन्हें देखने के बाद उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। जी जिनशे हरा जैड मज्जा कोट। वस्तुओं के इस ढेर में से अधिकांश रत्न थे। केवल 2 प्रकार थे जिन्हें तांग हुआन पहचान सकता था। दूसरा भी लगभग उसी आकार का था और वह जैड की तरह पारदर्शी था। पत्थर की सतह चमकदार और चमकीली थी और अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें कई तारे हों जो शानदार ढंग से चमक रहे हों। ये ग्रीन जैड मैरो था। ये दोनों रत्न संत ग्रेड रत्न थे और संत ग्रेड रत्नों का उपयोग ज्यादातर दिव्य आयुध बनाने के लिए किया जाता था। ये सभी सेंट ग्रेड रत्न होने चाहिए। तांग हुआन का दिल द्रवित हो गया, उसकी भौहें खुशी से भर गईं। यद्यपि वह इनमें से केवल 2 रत्नों को ही पहचान पाया, परंतु अन्य रत्नों की आभा को वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यद्यपि उनकी विशेषताएं अलग अलग थीं, लेकिन उनमें से कोई भी बैंगनी सोने के पत्थर या हरे जैड मैरो से कमजोर नहीं था। स्पष्टतः उनकी गुणवत्ता इन 2 रत्नों से किसी भी प्रकार खराब नहीं होनी चाहिए। तांग हुआन ने अभी अभी मोटे तौर पर गिनती की थी, यहाँ 9 प्रकार के रत्न थे और संख्या 63 तक पहुंच गई। रत्नों के अलावा वहां कुछ अन्य अजीब आकार की चीजें भी थीं। तांग हुआन को उनके नामों के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई आभा भी बहुत मजबूत थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि वे असाधारण थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन लोगों के पास इतने सारे खजाने होंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड से यहाँ लाया गया था या इस छोटी सी दुनिया से। बाद वाले की आभा अभी भी कमजोर थी और उसमें किसी भी प्रकार की हलचल के लक्षण नहीं थे, जबकि पहले वाले ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं और एक शब्द भी नहीं बोला था। गुफा में प्रवेश करने के बाद भी उसकी आंखें बंद थीं, मानो उसने पूरी तरह से अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। जी एक ऊंची चीख गूंजी। तांग हुआन ने पलक झपकते ही देखा कि इंद्रधनुषी आत्मा चूहा अपने 2 छोटे पंजे उसकी ओर हिला रहा था और उसे गुफा के दाईं ओर जाने का संकेत दे रहा था। तांग हुआन ने ध्यान से देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि उस छोटे बच्चे के पास कुछ रखा हुआ है और उसे एक हल्के पीले कपड़े से ढका हुआ है। फुट। तांग हुआन के कदम बिजली की गति से आगे बढ़े और वह रेनबो स्पिरिट माउस के पास पहुंच गया। जी इंद्रधनुषी आत्मा वाले चूहे ने गर्व से अपने दांत दिखाते हुए कपड़े को इस तरह से दबाया जैसे वह कोई खजाना दे रहा हो। जैसे ही कपड़ा खींचा गया, जिस वस्तु पर कपड़ा ढका था उसका वास्तविक रूप तुरंत सामने आ गया। तांग हुआन ने नीचे देखा, उसकी आंखों में संदेह की झलक दिख रही थी। इसका ऊपरी भाग अत्यंत सपाट था, जिसका व्यास लगभग 1 मीटर था तथा किनारे अत्यंत पतले थे। केंद्र में वस्तु की मोटाई लगभग आधा फुट थी और अंदर अनगिनत जटिल रेखाएं प्रतीत हो रही थीं, लेकिन सतह बड़ी संख्या में बारीक दरारों से ढकी हुई थी, जिससे ये बहुत सुस्त और बहुत पुराना लग रहा था। यह क्या है? तांग हुआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और गुफा के चारों ओर फिर से ध्यान से देखा। जाइरोस्कोप जैसी हरी चीजों और रत्नों के ढेर के अलावा वहां केवल 6 अन्य सपाट और चिकने पत्थर के ब्लॉक थे। साथ ही लूयू के समूह के कपड़े और अन्य दैनिक आवश्यकताएं भी थीं। एक विचार के साथ तांग हुआन स्लिप की तरफ लौट आया। तुम क्या नहीं कहोगी, सिल्क? तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसकी नज़र स्लिपरी जैड पर पड़ी। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो अगर आप मुझे मारना चाहते हैं या मुझे काटना चाहते हैं, तो आप जो चाहें कर सकते हैं। लू यू ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और भावहीनता से कहा, बाकी सब चीजों के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। क्या आपको पता है कि ये क्या है? तांग हुआन जल्दी में नहीं था क्योंकि उसने धीरे धीरे सुमेरु जादुई अंगूठी से रक्त गुलाब तलवार निकाली। मन के निर्देशों के बीच 1 सेकंड में गुफा के भीतर से भेड़िए की चीख सुनाई दी और एक सुनहरी आकृति उभरी। ये 3 सिर वाले ड्रैगन भेड़िया
की आत्मा थी जो तलवार में निवास करती थी, और तांग हुआन के निरंतर पोषण के साथ भयंकर जानवर की आत्मा न केवल अधिक वश में हो गई, बल्कि बहुत मजबूत भी हो गई। स्टेज 9 के जानवर की आत्मा। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। आप ठीक कह रहे हैं, तांग हुआन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, यह वह कलाकृति आत्मा है जिसे मैंने हथियार बनाने के लिए तैयार किया था। अब यह मात्र एक आत्मा है, क्या आप इसके साथ जाने में रुचि लेंगे? उसके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे, जिससे पता चलता था कि वह आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा था। काफी देर बाद उसने अंततः उदास भाव से कहा, तांग हुआन, तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मांग पूरी करने के बाद इस बूढ़े आदमी और लाल चमगादड़ को तुरंत मौत दे सकेंगे। ठीक सौदा। तांग हुआन ने संतोष में सिर हिलाया, पहले मुझे बताओ, वह चीज क्या है? बोलते हुए तांग हुआन ने सबसे ऊपर वाली चीज की ओर इशारा किया। ये वही अंतरिक्ष विमान है जिसका उपयोग हमने टर्बिड समुद्री क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए किया था। वे अब लगभग नष्ट हो चुके हैं। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। अंतरिक्ष विमान। तांग हुआन की आंखें एक अजीब सी चमक से चमक उठीं जब उसने उन चीजों की ओर इशारा किया जो शियाओ बुदियन कर रहा था। वे कहाँ हैं? ये वे सामग्रियां हैं जो हमने अंतरिक्ष विमान की मरम्मत के लिए इतने वर्षों में एकत्र की हैं। दुर्भाग्यवश हम उन सभी को एकत्रित नहीं कर सके हैं। जहां तक मुझे पता है, हमारी छोटी सी दुनिया में एक लिंग जियाओ प्राचीन सड़क है। प्राचीन मार्ग के माध्यम से कोई भी फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड तक पहुंच सकता है। ऐसा लगता है कि 8 साल पहले प्राचीन मार्ग में प्रवेश करने वाले लिंग जियाओ आक एक बार दिखाई दिए थे, इसलिए आपको इस विमान की मरम्मत करने का प्रयास करने के लिए दूर तक देखने, सामग्री इकट्ठा करने में इतने साल बिताने की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि हम नहीं चाहते? हम, जो लोग फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड से आए हैं, वे लिंग जियाओ आक में प्रवेश भी नहीं कर सकते। लू यू ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, अगर हम फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में वापस लौटना चाहते हैं, तो हम टर्बिड सी एरिया को फिर से पार करने के लिए केवल इस अंतरिक्ष विमान पर भरोसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें पहले जीवन के मंदिर के परिपवित्र जल का उपयोग करके अपनी ताकत पुनः प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही हम अंतरिक्ष विमान की मरम्मत करने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। यकीन से। तांग हुआन ने यह सुनकर चुपके से सिर हिला दिया। ये लोग बार बार स्पिरिट क्लाउड सिटी में गए और कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी माँ फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में वापस आ गई थी। ये सिर्फ एक बहाना था। उनका असली लक्ष्य अभी भी पवित्र आत्मा जल था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे लिंग जियाओ आक में प्रवेश क्यों नहीं कर सके। एक त्वरित विचार के साथ तांग हुआन ने आश्चर्य से कहा, आपने अभी कहा कि अपनी ताकत वापस पाने के बाद, क्या यह हो सकता है कि पीक स्टेज 9 से आप दोनों ने अपनी ताकत वापस नहीं पाई है? पीक स्टेज 9। तांग हुआन पर एक नज़र डालते हुए उसने व्यंग्य किया और अहंकार से बोली, पीक स्टेज 9 क्या है? यदि ये तथ्य न होता कि टर्बिड सागर क्षेत्र को पार करते समय इस बूढ़े व्यक्ति और बाकी लोगों की ताकत बहुत कमजोर हो गई थी, और उनमें से कोई भी इस बूढ़े व्यक्ति के एक ही थप्पड़ से मर सकता था। कोट। उसके शब्द अत्यंत अहंकारपूर्ण थे, लेकिन तांग हुआन को गुस्सा नहीं आया और केवल हंसा, तुम्हारा स्वर छोटा नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मूल शक्ति पहले ही चरण 9 को पार कर चुकी है। लेकिन अब मैं आपकी आत्मा से अलग होने के लिए थोड़ा अनिच्छुक हूं। यदि कोई आत्मा जो चरण 9 को पार कर गई है एक कृत्रिम आत्मा बन सकती है, तो टीएसके। कोट। आप। लुओयांग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसका शरीर भी हल्का हल्का कांपने लगा। स्टेज 9 के जानवर की आत्मा को देखकर ही कोई ये बता सकता है कि हथियार आत्मा बनने के बाद भी क्या वह अब भी एक हो सकता है। यदि वह इसी तरह जीवित रहा तो उसके लिए मर जाना ही बेहतर होगा। ये देखकर तांग हुआन हंसा, इतना घबराओ मत, मैं तुम्हें डरा रहा था, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता था, तुम अंतरिक्ष विमान की मरम्मत कैसे करना चाहते हो? इसे दोबारा सुधारने का कभी मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि उसे अंदाजा हो गया था कि तांग हुआन क्या योजना बना रहा था, उसने थोड़ी उपहास के साथ कहा, अंतरिक्ष विमान की मरम्मत करने के लिए व्यक्ति को स्थानिक जादू और अग्नि जादू में कुशल होना चाहिए। इस स्थान पर केवल हम 6 जादूगर ही 5 तत्वों धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के जादू में निपुण हैं, और फैंगलिंग ही एकमात्र ऐसा जादूगर है जो अंतरिक्ष जादू में निपुण है। इसके अलावा भले ही फैंगलिंग की मृत्यु न हुई हो, वह अंतरिक्ष विमान को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आवाज एक सेकंड के लिए रुकी और फिर गो युजान ने फिर से कहा, ऐसी 2 सामग्रियां हैं जो इस छोटी सी जगह में कभी नहीं मिल सकती। इन 2 सामग्रियों के बिना अंतरिक्ष विमान केवल टर्बिड सागर क्षेत्र की सीमाओं के आसपास ही घूम सकते थे तथा वहां कभी नहीं जा सकते थे। कोट। तांग हुआन बोला, यदि ऐसा है तो फिर आप सभी अभी भी सामग्री इकट्ठा करने और अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं?
शिखर चरण 9 का साधना स्तर आप सभी को यहाँ बहुत आरामदायक जीवन जीने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। आप क्या जानते हैं? कुएं की तलहटी में बैठा मेंढक कैसे जान सकता है कि दुनिया कितनी बड़ी है? यद्यपि हम फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में कोई बड़े व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन वहां से इतनी छोटी जगह पर आना एक कुएं से बाहर निकलकर उसकी तलहटी में कूदने जैसा है। यहाँ तक कि वहां एक दिन और रुकने से भी असहजता महसूस होगी। हम जानते थे कि फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में वापस लौटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि एक दिन चमत्कार होगा और हम उन 2 सामग्रियों को पा सकेंगे और अपनी इच्छा पूरी कर सकेंगे। ये कहते हुए अब उसे तांग हुआन का उपहास करने में कोई रुचि नहीं थी, उसकी भौहें बेबसी से भर गईं। बुरी बात, तुम सही हो। तांग हुआन बिना गुस्सा हुए हंसा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मेरी माँ का यहाँ तक पीछा क्यों किया? कोट। समय उड़ गया और जब तांग हुआन गुफा से बाहर निकला तो अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। बैंगनी सोने का पत्थर, हरा जैड मैरो और गुफा के भीतर अन्य वस्तुओं को तांग हुआन ने सुमेरु जादुई अंगूठी के साथ लोड किया था। यहाँ तक कि सर्पिल आकार का अंतरिक्ष विमान भी इसमें भर दिया गया। सुमेरु जादुई वलय में 1 घन मीटर जगह थी और अंतरिक्ष विमान का व्यास 1 मीटर था, जो उसके अंदर फिट होने के लिए पर्याप्त था। जहां तक शियू और लाल चमगादड़ का प्रश्न है, वे हमेशा के लिए गुफा में ही रह गए थे। दूसरी ओर तांग हुआन ने सुन यू और बाकी लोगों की दृढ़ता की प्रशंसा की। भले ही उनके दिल नर्म थे, अंत में उन्होंने फिर भी अपने दिलों को कठोर बना लिया। यदि वे जीवित रहे तो वे निश्चित रूप से एल्व्स के पवित्र आत्मा जल को जब्त करने के सभी प्रकार के तरीकों के बारे में सोचेंगे और वे उसे मारने के सभी प्रकार के तरीकों के बारे में भी सोचेंगे। चाहे यह उनके लिए हो या तियान कबीले के लिए, यह उनके लिए एक आपदा थी। पत्थर के पहाड़ के शीर्ष पर फ्लेमिंग फीनिक्स किंग एक विशाल चट्टान पर अपनी पीठ टिकाकर बैठी थी। उसका शरीर दुबला पतला था और सुबह के सूरज की रोशनी में उसका मूल रूप से कुछ पीला और सुंदर चेहरा और भी अधिक आकर्षक और सम्मोहक लग रहा था। कुछ दर्जन मीटर दूर एक लंबा और मजबूत व्यक्ति बिना किसी हरकत के जमीन पर पड़ा था। अचानक हवा में किसी चीज के फटने की आवाज गूंजी। फ्लेमिंग फीनिक्स राजा की पलकें कांपने लगीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि में तांग हुआन की आकृति नीचे तैरती हुई आई और उसी समय उसकी पीठ पर लगे पंख भी गायब हो गए। उसके कंधों पर जियोबुदियन और रेनबो स्पिरिट माउस समय समय पर जम्हाई ले रहे थे, जैसे कि वे अभी तक जागे नहीं थे। उसने उस बूढ़े आदमी को मार डाला। बुरा नहीं। तांग हुआन ने अपने हाथों से ताली बजाई और प्रशंसा की। फिर उसने फ्लेमिंग फीनिक्स किंग को ऊपर से नीचे तक देखा और वास्तव में एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जो मुस्कुराहट नहीं थी, हालांकि आपकी चोटें भी हल्की नहीं लगती हैं। ऐसी स्थिति में जहां मैंने पहले ही उसकी मानसिक शक्ति का कम से कम 20 से 30% हिस्सा समाप्त कर दिया है, एक फ्लेमिंग फीनिक्स किंग जो अभी अभी निर्वाण से पुनर्जन्म लिया है का उसके कारण इस हद तक घायल होना एक चमत्कार ही माना जा सकता है। आप तांग हुआन के व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, तांग हुआन बिजली के बोल्ट की तरह उसके सामने आ गई। फ्लेमिंग फीनिक्स राजा चौंक गया और अवचेतन रूप से उछल पड़ा। आप क्या चाहते हैं? तांग हुआन को अपने पेट की ओर हथेली मारते देख फ्लेमिंग फीनिक्स किंग अवचेतन रूप से चकमा देना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को अपनी मूल स्थिति में खड़ा पाया। थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें आध्यात्मिक अग्नि की थोड़ी शक्ति दे रहा हूं, जिससे तुम तेजी से ठीक हो सकोगे। तांग हुआन की हंसी से भरी आवाज उसके कानों में गूंजी। इस विषय पर बोलते हुए आपको इन लोगों के समूह को धन्यवाद देना होगा। यदि ये तथ्य न होता कि जब हम फ्लाइंग क्लाउड होली ट्री के नीचे थे तो मुझ पर चुपके से हमला करने की अपनी गलती की भरपाई के लिए आपने बहुत कुछ किया, तो शायद मैं इस बार आपकी स्ट्रिप्टीज का आनंद ले पाती। कितने अफसोस की बात है। स्ट्रिप डांसिंग। फ्लेमिंग फीनिक्स राजा अतुलनीय रूप से शर्मिंदा और क्रोधित था। उसका आकर्षक चेहरा लाल हो गया था जैसे कि वह नशे में थी। तुम लेकिन अगले ही पल वह अब इतनी परवाह नहीं कर सकती थी। आध्यात्मिक अग्नि के निशान तांग हुआन की हथेली से बह निकले और लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर गए। अब बड़ा खतरा टल गया है, आंटी जिंग और यहाँ मौजूद हर कोई निश्चिंत हो सकता है। कुछ और दिनों के बाद पवित्र बादल वृक्ष के स्वर्गीय हृदय महल में तांग हुआन एक दूसरे के सामने बैठे थे और मुस्कुराते हुए कहा, लवाओयू, रेड बैट और जांग गू सभी मर चुके हैं। शीली, फैंगलिंग और यिन तयेशान को आंटी जिंग, महान बुजुर्ग और वरिष्ठ शानलैन ने मार डाला है। इस बार उनका पूरी तरह सफाया हो गया है। जैसे ही उसने यहाँ तक कहा, तांग हुआन ने हल्की सी आह भरी। उस फैंगलिंग के बारे में बहुत दुख की बात है। फैंगलिंग। जिंग मेन चौंक गया। तांग हुआन को कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उस स्लिंग ड्रैगन से काफी चीजें मिली।
जैसे ही उसने ऐसा कहा, तांग हुआन के दिमाग में एक विचार कौंधा और घूमता हुआ अंतरिक्ष विमान सुमेरु जादुई वलय के भीतर से प्रकट हुआ। कृपया देखिए, आंटी जिंग, ये वही चीज है जिसका उपयोग उन्होंने टर्बिड सागर क्षेत्र को पार करने के लिए किया था। ये पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी मरम्मत के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्थानिक और अग्नि जादू में कुशल हो। अंतरिक्ष विमान। जिंग मेंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। तुरंत उसने अवचेतन रूप से उस शीर्ष जैसी वस्तु को पकड़ लिया और ध्यानपूर्वक उसकी जांच की। वह वस्तु जिसका वजन 100 जिन से भी अधिक था, वास्तव में उसके हाथों में पंख के समान हल्की थी। यहाँ तक कि ही यान जो पूरे समय अपनी आंखें बंद करके बैठा था, वह भी अपनी आंखें खोलकर और उत्सुकता से चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये वास्तव में स्थानिक जादू है। काफी देर बाद जिंग मेंग ने अंततः भावुक होकर कहा, हमारे छोटे से संसार में स्थानिक जादू बहुत पहले ही खो चुका है। ब्रह्मांड आत्मा के छल्ले जो हमारे तियान कबीले को पीढ़ियों से विरासत में मिले हैं, दूर से पारित किए गए हैं, और सुमेरु जादुई अंगूठी जो आपने प्राप्त की है वह आपकी मां से है। चाहे वह यूनिवर्स रिंग हो या सुमेरु मैजिकल रिंग, ये सभी आयामी उपकरण हैं और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम वर्तमान में परिष्कृत करने में असमर्थ हैं। कोट। सुमेरु जादुई अंगूठी वास्तव में मेरी मां द्वारा छोड़ी गई थी। तांग हुआन ने आश्चर्यचकित होकर अंगूठी को अपनी उंगली पर रगड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुमेरु जादुई अंगूठी वास्तव में उसकी मां से जुड़ सकती है। बिल्कुल, जिंग मेंग ने सिर हिलाया। वह सुमेरु जादुई अंगूठी मूल रूप से कुछ ऐसी चीज थी जिसे मैंने जीवन के मंदिर के अंदर स्वर्गीय हृदय मनका के साथ रखा था। अंततः वह उस गद्दार द्वारा चुरा ली गई, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अंततः आपके हाथों में वापस आ जाएगी। कुछ साल पहले मैंने एक बार स्थानिक जादू को समझने के लिए इस सुमेरु जादुई अंगूठी का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में मैं अभी भी उसे प्रवेश नहीं दिला सका। कोट। जिंग मेंग की बातें सुनकर तांग हुआन को भी अपने दिल में काफी भावुक महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने अफसोस जताते हुए कहा, चाची जिंग, वह फैंगलिंग स्थानिक जादू में कुशल है। यदि वह नहीं मरता है तो यह उसे स्थानिक जादू के लिए साधना विधि समझाने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि अब ये सब कहने में बहुत देर हो चुकी है। कोट। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जिंग मेंग ने अचानक रहस्यमय तरीके से ही यान को इशारा किया, जो बगल में खड़ा था, और ही यान ने थोड़ा सिर हिलाया, झुकी और पीछे हट गई। लेकिन कुछ ही देर बाद वह एक बार फिर स्वर्गीय हृदय हॉल में प्रवेश कर गई, एक आकृति को पकड़े हुए। वह वास्तव में हरे रंग के कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। हे यान ने लापरवाही से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को तांग हुआन और जिंग मेंग के बीच फेंक दिया। यद्यपि वह मृत कुत्ते की तरह निश्चल था, फिर भी उसकी सांस अभी भी चल रही थी। ये है। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद तांग हुआन अचानक मुस्कुराया, मुझे पता है, वह फैंगलिंग है। तो वह अभी भी जीवित है। मैं, आपकी आंटी जिंग, एक स्टेज 9 कानून संत को मारने के लिए कैसे तैयार हो सकती हूँ जो स्थानिक जादू का उपयोग कर सकता है। जिंग मेंग के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने भावुक होकर कहा, जिन लोगों के पास स्थानिक जादू है, उनकी संख्या सचमुच बहुत कम है जब बात अपनी जान बचाकर भागने की आती है। इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए मैं, महान बुजुर्ग और छोटी बहन शानलान ने लगभग 2 दिन और 2 रात तक उसका पीछा किया और अंततः उसे पकड़ने में सफल रहे। कोट। जहां तक स्थानिक जादू की बात है, तो उन्होंने हमें लगभग सब कुछ बता दिया है। बोलते समय जिंग मेंग ने अपने दाहिने हाथ से एक इशारा किया और उसकी उंगली से गहरे नीले रंग की आभा की एक किरण निकली और रतन की कुर्सी पर मोटी किताब के चारों ओर धागे की तरह लिपट गई और उसे अपने हाथ की हथेली में खींच लिया। तांग हुआन, आपको शायद कुछ समय के लिए स्पिरिट क्लाउड सिटी में रहना होगा। न केवल आपके पास स्थानिक जादू है जो फैंगलिंग ने आपको दिया था, बल्कि आपके पास धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी के 5 तत्व भी हैं। चूंकि आपके पास एक शुद्ध तियान कबीले का रक्त है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको तियान कबीले के जादू के बारे में 1 या 2 बातें समझनी चाहिए। बोलते समय जिंग मेंग के हाथ में किताब तांग हुआन की ओर तैर गई। धन्यवाद, आंटी जिंग। तांग हुआन बहुत खुश हुआ, यही तो वह चाहता था। अंतरिक्ष विमान की मरम्मत के लिए फैंगलिंग पर निर्भर रहना स्पष्टतः यथार्थवादी नहीं था। स्लिपरी जेड द्वारा लीक की गई जानकारी के अनुसार फैंगलिंग के पास विमान की मरम्मत करने की क्षमता तभी थी जब वह अपने चरम पर पहुंच गया था। यदि फैंगलिंग के पास वास्तव में उस तरह की शक्ति होती, तो ये तांग हुआन और पूरे तियान कबीले के लिए प्रलय का दिन होता। लेकिन अगर वह स्थानिक जादू सीखने में सक्षम हो जाए, तो ये सबसे अच्छा होगा। जिंग मेंग स्वाभाविक रूप से तांग हुआन के इरादों को समझने में सक्षम था और मुस्कुराया, तांग हुआन, मैं फैंगलिंग को भी तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। शायद आप उससे कुछ जानकारी भी प्राप्त कर सकें। याद रखें, आपको उसे अपनी मानसिक शक्ति पुनः प्राप्त करने का मौका नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसे दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोट।
मैं समझता हूँ। तान हुआन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तभी उसे याद आया कि जब वह लौटा था तो उसने गुयंग, क्यूजियान और अन्य लोगों को नहीं देखा था, और वह ये कहे बिना नहीं रह सका, ओह ठीक है, आंटी जिंग, क्या आप जानती हैं कि मेरे दोस्त कहाँ गए हैं? वे कुछ दिन पहले ही शहर छोड़कर टू रियल्स प्लेन में लौट आए हैं। उनके पास आपको विदाई देने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे इसके बारे में बताने के लिए कहा। यह खबर जो वे अपने साथ लेकर आए हैं, वह हमारे लिए, तियान कबीले के लिए, सचमुच समय पर आई है। इसलिए मैंने पहले ही महान कबीले के बुजुर्ग को उनके साथ यात्रा पर भेज दिया है, ताकि वह व्यक्तिगत रूप से तांग साम्राज्य के साथ इस पर चर्चा कर सकें। अच्छी बात है। तांग हुआन शांत हो गया। इसके अलावा जिस दिन छोटी बहन शानलैन ने फेंग लिंग को पकड़ लिया था, वह भी पवित्र आत्मा महाद्वीप को छोड़कर स्वर्गीय फोजिंग शहर में वापस आ गई थी। मूलतः वह यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे ये चोंगशान ने उसे सौंपा था। वह केवल आपकी देखभाल करने के लिए इसलिए दौड़ी क्योंकि उसे डर था कि पवित्र आत्मा महाद्वीप में रहते हुए आपको खतरे का सामना करना पड़ेगा। मैं उसे कुछ और दिनों तक अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वह जिद पर अड़ गई। कोट। जिंग मेंग थोड़ा असहाय था। तान हुआन अनुमान लगा सकता था कि शानलान पवित्र आत्मा महाद्वीप को इतनी जल्दी क्यों छोड़ देगी। बूढ़ा मोटा आदमी दसियों साल से उसकी मौजूदगी से बचता रहा था, और वह शायद चिंतित थी कि बूढ़ा मोटा आदमी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। अब जब वह जानती थी कि वह खतरे में नहीं है और वह 9वें चरण में पहुंच चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से वह पीछे नहीं रहेगी। जिंग मेंग अचानक मुस्कुराया और कहा, तांग हुआन, एक और बात है। उस दिन शियू ने पहले ही उजागर कर दिया था कि आपके पास एक शुद्ध तियान कबीले का रक्त है, इसलिए फेंग लिंग को वापस लेने के बाद मैंने ये घोषणा करने का अवसर लिया कि आपने मेरे तियान कबीले की पवित्र कलाकृति हेवनली हॉट ऑर्ब के साथ सफलतापूर्वक विलय कर लिया है। तुम मेरे तियान कबीले के पवित्र पुत्र हो, इसलिए पहले उसे मारने के लिए मुझे दोष मत दो। नहीं नहीं, तांग हुआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह और फ्लेमिंग फीनिक्स किन क्लाउड स्काई सिटी लौटे, तो उनके आसपास के सभी लोग, पुरुष, महिला, बूढ़े और युवा, उन्हें बेहद अजीब निगाहों से देख रहे थे। उनके अतुलनीय आश्चर्य और जिज्ञासा के बीच उनमें एक ऐसी प्रशंसा भी थी जिसे वह व्यक्त नहीं कर सके। पवित्र पुत्र का तियान कबीले में उच्च स्थान है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि संभव हो तो आप हमारे तियान कबीले में एक शाखा खोलने की कोशिश कर सकते हैं और अपने शुद्ध तियान कबीले के रक्त को हमें दे सकते हैं। जिंग मेन के मुंह के कोने में एक शरारती मुस्कान उभरी। हालांकि छोटी बहन रू मुबाई के कारण मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। सब कुछ आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा पर है। हमारे तियान कबीले में अनगिनत युवा और सुंदर महिलाएं हैं, अगर आप तैयार हैं। नहीं नहीं, मैं तियान कबीले के जादू का अध्ययन करने में अधिक प्रयास करूंगा। आंटी जिंग, सीनियर हे यान, अलविदा, मैं विदा लेता हूं। जिंग मेन के बोलने का इंतजार किए बिना तांग हुआन ने अपना हाथ हिलाया और हंस दिया। उसे तियान कबीले में घोड़ा बनकर रहने में कोई रुचि नहीं थी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने मोटी किताब पकड़ ली, जमीन पर गतिहीन फेंग लिंग को पकड़ लिया, और एक झटके में स्वर्गीय हृदय महल से बाहर निकल गया। उसका चेहरा कुछ दुखी था। महल से बाहर निकलने के बाद तांग हुआन को महल के हॉल से आती हुई स्पष्ट और तीखी हंसी की आवाज सुनाई दी। तांग हुआन अवाक रह गया जब उसने जीवन के मंदिर के अंदर बादल के पवित्र वृक्ष के नीचे अपना माथा थपथपाया। तांग हुआन के हाथ तेजी से नाचने लगे। राजसी माइंड पावर ने अपनी 10 उंगलियों से रेखा खींचते हुए सीटी बजाई, और पलक झपकते ही 5 विशाल अग्नि ड्रैगन उसके सामने एकत्रित हो गए। उनके नुकीले दांत और लहराते पंजे थे। वे सर्पिल आकार में आगे की ओर दहाड़ रहे थे, और जहां भी वे गुजरे, गर्मी की लहर ज्वार की तरह थी, जो फैलने से पहले दसियों मीटर की दूरी तक पहुंचती थी। तांग हुआन को उड़ते बादल शहर में वापस आए हुए 1 महीना हो चुका था। इस समय वह जो प्रदर्शित कर रहा था वह एक प्रकार का अत्यंत शक्तिशाली अग्नि जादू था, फायर ड्रैगन वाइल्ड डांस। जादू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी मन की शक्ति का होना। मानसिक शक्ति विकसित करने के लिए व्यक्ति के पास न केवल तियान कबीले का रक्त होना चाहिए, बल्कि उसके पास एक ऐसी आत्मा भी होनी चाहिए जो समान स्तर के मार्शल योद्धाओं से बेहतर हो। तांग हुआन के पास ये दोनों गुण थे। सबसे पहले, जब रक्त वंश की शुद्धता की बात आई, तो सभी तियान कुलों में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था, यहां तक कि जिंग मेन का रक्त वंश भी तांग हुआन जितना शुद्ध नहीं था। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, 108 तलवार सील के साथ विलय और चरण 9 मार्शल सेंट तक बढ़ने के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि केवल जिंग मेन की आत्मा ही उससे अधिक मजबूत थी। वर्तमान में जिंग मेन की आत्मा पहले ही सीमा तक बढ़ चुकी थी, लेकिन तांग हुआन में अभी भी बेहद मजबूत क्षमता थी। भविष्य में उसके लिए जिंग मेन से आगे निकलना मुश्किल नहीं होगा। इस तरह की स्थिति में तांग हुआन बहुत तेजी से कार्य कर सकता था। केवल एक ही दिन में
उसके पास पहले से ही एक अत्यंत राजसी और जोरदार मानसिक शक्ति थी, और अगले समय में तांग हुआन ने लगातार विभिन्न प्रकार के जादू का अध्ययन करना शुरू कर दिया, सरल से लेकर जटिल निम्न स्तर के जादू तक जिसे केवल प्रथम स्तर के शिष्यों द्वारा ही सीखा जा सकता था, से लेकर उच्च स्तर के जादू तक जिसे केवल तलवार संत ही उपयोग कर सकते थे। बूम! अग्नि ड्रैगन के विलुप्त हो जाने के बाद तांग हुआन के हाथों ने हिलना बंद नहीं किया, लेकिन उसके हाथों की गति में काफी बदलाव आ गया था। अचानक जीवन के मंदिर के भीतर से एक जोरदार आवाज गूंजी, जहां से जड़ें जमीन के आकार में मुड़ गईं, मिट्टी आसमान में उड़ गई, और एक पल में ये एक मजबूत ढाल में बदल गई जो 10 मीटर से अधिक ऊंची थी। ये पृथ्वी तत्व जादू, पृथ्वी आत्मा शील्ड था। ये थंडर स्पिरिट शील्ड के समान था जिसे जांग गू ने पहले इस्तेमाल किया था। दोनों शक्तिशाली रक्षात्मक मंत्र थे। अगले ही पल तांग हुआन की चाल फिर बदल गई। बज़! तांग हुआन के सिर के ऊपर चमकदार सुनहरी रोशनी का एक गोला संघनित होकर बना, जिसके बाद आसमान से झरने की तरह सुनहरी रोशनी की एक धार नीचे गिरने लगी। एक क्षण में वह 3 मीटर ऊंचे गोल आवरण में बदल गया, और सुनहरी रोशनी टिमटिमाते हुए उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। इस बार तांग हुआन सुनहरे जादू गोल्डन बेल कवर का उपयोग कर रहा था, जो एक प्रकार का मजबूत रक्षात्मक जादू भी था। तांग हुआन की पिछली दुनिया की पारंपरिक मार्शल आर्ट में गोल्डन बेल कवर नामक एक प्रकार का कठोर शरीर सुरक्षा कौशल भी था। यद्यपि दोनों को एक ही नाम दिया गया था, लेकिन उनके प्रभाव पूरी तरह से भिन्न थे। सामान्य ब्लेडों के साथ यहां प्रवेश करना कठिन था, लेकिन यहां सुनहरे जादू का गोल्डन बेल कवर अवरोधक के बाहर प्रतिद्वंद्वी के हमले को सीधे रोक सकता था। जब तक रक्षात्मक मंत्र नहीं टूटता, उपयोगकर्ता सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। टकरा जाना! एक बार फिर पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो ये कमजोर था, लेकिन एक सेकंड के बाद ये शून्य में गूंज चुका था। उसी समय तांग हुआन के चारों ओर की सुनहरी रोशनी विलुप्त हो गई। ये 5 तत्वों के जादू का जल जादू हिंसक लहरें था। ची स्विश! तेज लहर थोड़ी देर के लिए ही उठी थी कि तांग हुआन की हरकतों के साथ गायब हो गई। उसके ठीक बाद तांग हुआन के शरीर के पास हवा के फटने की आवाज उठने और गिरने लगी, और पेड़ों की जड़ों से एक के बाद एक तीखे कांटे निकलने लगे, जैसे वसंत की बारिश के बाद बांस की टहनियां फूटती हैं। छोटे वाले कुछ मीटर के थे, और लंबे वाले लगभग 10 मीटर के थे। अब हालांकि ये लकड़ी के मंत्र का समय था, कांटेदार लकड़ी का जंगल। इस समय तांग हुआन के हाथ जो तितलियों की तरह नाच रहे थे, अंततः नीचे झुक गए। उसने एक लंबी और हल्की सांस ली, और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। इतने कम समय में तांग हुआन ने पहले से ही लगातार फायर ड्रैगन वाइल्ड डांस, अर्थ स्पिरिट शील्ड, गोल्डन बेल मेंटल, हिंसक लहरें, कांटेदार लकड़ी के जंगल जादू डाला था। और इन 5 जादुई मंत्रों को अग्नि, पृथ्वी, सोना, जल और लकड़ी के 5 तत्वों में विभाजित किया गया था। ये स्वर्गीय हृदय मोती का एक और चमत्कारी उपयोग था। इससे पहले स्वर्गीय हृदय मन को आत्मा गोली के साथ संयोजित करने की प्रक्रिया के दौरान तांग हुआन ने स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों को समझ लिया था। लेकिन इस महीने के दौरान जब वह जादू का अध्ययन करने में डूबा हुआ था, तांग हुआन को एहसास हुआ कि स्वर्गीय हृदय मन को जोड़ने वाली आत्मा की गोली न केवल उसे वास्तविक क्यूई को प्रसारित करने में मदद कर सकती है, बल्कि जादू के 5 तत्वों को निष्पादित करने में भी उसकी मदद कर सकती है। इससे तांग हुआन को एहसास हुआ कि मानव कबीले की वास्तविक क्यूई और तियान कबीले के जादू की 2 साधना विधियां संभवतः एक ही हैं। न केवल मानव कबीले और तियान कबीले की साधना पद्धतियां एक जैसी थीं, बल्कि संभवतः फोजिंग देव महान विश्व की विभिन्न महान जातियां भी एक जैसी थीं। तांग हुआन की समझ से इस वापसी के अनोखे रास्ते ने पहले ही कुछ सुराग प्रकट कर दिए थे, और वह था लागू करना। स्टेज 9 मार्शल संत, तियान कबीले के स्टेज 9 तकनीक संत, और यहां तक कि दानव कबीले के संत सभी अपने विरोधियों को दबाने के लिए अपनी प्रभावशाली आभा का उपयोग करने में सक्षम प्रतीत होते थे। वर्तमान तांग हुआन न केवल एक चरण 9 मार्शल संत थे, बल्कि उन्हें वास्तविक चरण 9 धर्म संत भी माना जा सकता है। शायद इसलिए कि उसका प्रशिक्षण समय बहुत कम था, वह महान बुजुर्ग म्यूकिन के स्तर तक पहुंचने में असमर्थ था, लेकिन अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाता, तो तांग हुआन आसानी से उससे आगे निकल सकता था, क्योंकि म्यूकिन 5 प्रकार के जादू में से केवल एक में ही कुशल था, जबकि तांग हुआन सभी 5 प्रकार के जादू में कुशल था। मुझे आश्चर्य है कि क्या 5 तत्वों के जादू को मानव कबीले के युद्ध कौशल के साथ जोड़ा जा सकता है। तांग हुआन ने अनजाने में एक पेड़ की जड़ पर झुके हुए ड्रैगन और फीनिक्स भाले की एक झलक देख ली। ये ड्रैगन और फीनिक्स भाला आग से बना था, लेकिन यह सिर्फ अग्नि गुण रत्नों से ही नहीं बना था। अब तक भाले में जो रत्न जड़े गए थे उनमें अग्नि, लकड़ी, जल और धातु के 4 तत्व शामिल थे। 4 रत्नों में अग्नि मुख्य तत्व था, लकड़ी, जल और धातु सहायक तत्व थे, तथा अंतिम 3 मंत्रों का जाप करना कठिन था। हालांकि अग्नि जादू अभी भी कुछ उम्मीद जगा सकता है,
लेकिन ऐसा करने के लिए वास्तविक क्यूई और मन की शक्ति को संयोजित करना होगा। तान हुआन का दिमाग तेजी से चलने लगा और वह धीरे से जमीन पर बैठ गया और स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने लगा। यदि वह वास्तव में तियान कबीले के जादू को मार्शल कौशल के साथ मिला सके तो ये सचमुच बाघ को पंख लगाने जैसा होगा। तान हुआन की ताकत निश्चित रूप से एक और बड़ी मात्रा में बढ़ने में सक्षम होगी। तान हुआन के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। समय उड़ गया। तान हुआन का शरीर एक मूर्ति की तरह अविचल हो गया। अनजाने में तान हुआन जीवन के मंदिर में कुछ और दिनों तक रुका रहा। इन दिनों जिंग मेंग लगभग हर दिन देखने के लिए आता, प्रवेश द्वार पर ताजे फल रखता और फिर चुपचाप चला जाता। तान हुआन के प्रदर्शन ने उसे कुछ हद तक संदिग्ध बना दिया। पिछले महीने जब भी वह आती थी, तान हुआन उससे जादू के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछता था। लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में तान हुआन ने थोड़ी सी भी हरकत नहीं की थी और कोई फल भी नहीं खाया था। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि तान हुआन शायद कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने जाकर उसे परेशान नहीं किया। समय उड़ गया। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। पेड़ के नीचे जीवन मंदिर इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। पवित्र हॉल के प्रवेश द्वार पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शून्य में लहरें उठ रही हों, क्योंकि कहीं से एक हरे रंग की आकृति प्रकट हुई। यह आकृति सुंदर थी और तियान कबीले जिंग मेंग थी। जैसे ही उसने जीवन के मंदिर में प्रवेश किया, जिंग मेंग की नज़र प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर रखे एक फल के प्लेट पर पड़ी। ये देखकर कि वह खाली था, जिंग मेंग ने एक हल्की मुस्कान प्रकट की। लगभग आधे महीने में ये दूसरी बार था जब तान हुआन ने उसके द्वारा तैयार किया गया फल खाया था। अपने प्लेट में लाए ताजे फल रखने के बाद जिंग मेंग की नज़र आदतन तान हुआन के शरीर पर पड़ी। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उस कोमल विस्मयादिबोधक के साथ जिंग मेंग की नज़र एक बार फिर तान हुआन के शरीर पर पड़ी। उसकी आंखों की गहराई में आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन आखिरी क्षण में उसे अचानक पता चला कि तान हुआन के शरीर से निकलने वाली आभा बेहद अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें वास्तविक क्यूई ची है, लेकिन साथ ही इसमें मानसिक शक्तियां माइंड पावर्स भी हैं। वास्तविक क्यूई और वास्तविक क्यूई की आभा आश्चर्यजनक रूप से एक समान लग रही थी, जैसे कि वे पहले से ही एक पूर्ण रूप में एक साथ मिल गए हों। वह क्या कर रहा है? जिंग मेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसके चेहरे पर संदेह की एक लकीर उभर आई। ठीक इसी समय तान हुआन जो जमीन पर बैठा था, उसने अचानक अपने पास रखे ड्रैगन और फीनिक्स भाले को पकड़ लिया और ऊपर कूद गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ भाला इतनी तेजी से बाहर निकला कि नंगी आंखें भी उसे पकड़ नहीं सकी, जैसे क्रोधित ड्रैगन उसके शरीर के हवा में फैलते ही पीठ के बल पलट गया हो। हवा में किसी चीज के टूटने की तेज आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। भाले की नोक पर एक अतुलनीय रूप से मोटा अग्नि ड्रैगन दहाड़ता हुआ अपने विषदंतों को बाहर निकालता और अपने पंजे लहराता था। इसका स्वरूप भयंकर था तथा भयंकर गर्मी लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल रही थी। हालांकि पांग शुओ, जो वास्तव में एक भयानक शक्ति रखता था, पतली हवा में गायब होने से पहले केवल 1 दर्जन मीटर ही आगे बढ़ा था। धप हल्की घंटियों के बीच तान हुआन ने अपने भाले को आगे की ओर धकेलना जारी रखा और हल्के से जमीन पर तैर गया, लेकिन उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर निराशा थी। पवित्र हॉल के प्रवेश द्वार पर जिंग मेंग का चेहरा पहले से ही सदमे से भर गया था। वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। तान हुआन, तुम? चाची जिंग, आप यहाँ हैं? तान हुआन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने से जाग गया हो। उसने अपना भाला वापस खींच लिया और सीधा खड़ा हो गया। पलक झपकते ही उसने जिंग मेंग को देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तान हुआन, क्या आप हमारे तियान कबीले के जादू को मार्शल तकनीकों में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? जिंग मेंग ने हैरानी से तान हुआन को देखा। हाँ, अफसोस की बात है, ये बहुत कठिन है। तान हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसका चेहरा अफसोस से भर गया। युद्ध कौशल और जादू का उपयोग करने के तरीके बहुत अलग हैं। दोनों को संयोजित करना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन है। उन्होंने मूल रूप से स्वर्गीय हृदय मोती से अवशोषित की गई आत्मा गोली को एक कड़ी के रूप में उपयोग करने और एक ही समय में मन की शक्ति और वास्तविक क्यूई दोनों को सक्रिय करने की योजना बनाई थी। इतने लंबे समय के बाद वह अपनी आभा के उतार चढ़ाव को सामंजस्य में लाने में सक्षम हो गया था। उसने सोचा कि वह इसके लिए लगभग तैयार है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत सरलता से सोचा था। युद्ध कौशल और जादू को एकीकृत करना जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था। बेशक ये कठिन है। जिंग मेंग ने हल्की सांस ली और भावुक होकर कहा, ये छोटी सी दुनिया इतने सालों से अस्तित्व में है और प्राचीन काल से अब तक मुझे आश्चर्य है कि तियान कबीले और तियान कबीले से कितने मिश्रित रक्त प्रकट हुए हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो प्रतिभा में अद्वितीय हैं, जो तियान कबीले के जादू के साथ मार्शल आर्ट तकनीकों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ।
ऐसा कहने के बाद जिंग मेंग ने तांग हुआन की ओर देखा। उसकी दोनों आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन तांग हुआन, तुम उनसे अलग हो। न केवल आपके पास एक अतुलनीय रूप से शुद्ध तियान कबीले का रक्त है, बल्कि आप स्वर्गीय हृदय मन का के साथ भी जुड़े हुए हैं, और आप स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों को भी समझते हैं। इसके अलावा उनकी तुलना में आप 5 तत्व जादू को उजागर करने में सक्षम हैं, जो आपको एक असाधारण लाभ देता है। इसलिए चाची जिन का मानना है कि आप एक दिन सफल होंगे। धन्यवाद आंटी जिन। ये सुनकर तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिंग मेन को उस पर उससे भी अधिक भरोसा था। हालांकि उसके शब्दों से तांग हुआन को यह पता चल गया कि उसने ये पिछले कुछ दिन व्यर्थ नहीं गंवाए हैं। कम से कम वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। तांग हुआन के लिए यह निश्चित रूप से एक आत्मा की गोली थी जो स्वर्गीय कोरमोती के साथ मिश्रित थी। इसके अलावा यदि मानव कुल, तियान कुल और 3 महान जातियों के साधना पथ वास्तव में एक ही दिशा से आते हैं, जिसमें मार्शल कौशल और तियान कुल जादू का संयोजन होता है, तो ये स्वाभाविक रूप से उनकी पहुंच से बाहर नहीं था। वे ऐसा करने में अब तक असमर्थ थे। इसका एकमात्र कारण ये था कि उनकी ताकत कम थी, या शायद उनका भाग्य अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर बाद तांग हुआन खुद को रोक नहीं सका और धीरे से बोला, इन कुछ दिनों में मैं वास्तव में थोड़ा जल्दबाजी में था। मैं हमेशा एक ही बार में सफल होना चाहता था, लेकिन मार्शल आर्ट कौशल और तियान कबीले के जादू के संयोजन के साथ, अगर मैं वास्तव में इसे इतनी आसानी से कर सकता, तो अनगिनत वरिष्ठ पहले ही सफल हो गए होते। उसकी आवाज़ थोड़ी रुक गई। तांग हुआन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और हंसते हुए कहा, चाची जिंग, मैं इस मामले को अभी के लिए छोड़ देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले भूले हुए शहर की ओर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं जुवान मिंग आरंभिक अग्नि प्राप्त कर सकता हूँ। यदि हम सफल हो जाएं और पुनः प्रयास करें तो हम कुछ प्रगति कर सकेंगे। कोट। जरूर। जिंग मेंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। भूले हुए शहर का नक्शा पहले ही तैयार हो चुका है। यदि आप इसे अपने साथ लेकर जाएं, तो आप जुवान मिंग इनिशियल फायर को और भी तेजी से ढूंढ पाएंगे। हालांकि यदि आप 2 दिन बाद निकलते हैं, तो आप अपने मित्र से मिल सकेंगे। कोट। ओह, म्यू यान जागने वाला है। तांग हुआन थोड़ा चौंका, लेकिन जल्द ही वह सुखद आश्चर्य में हंसने लगा। कोट। 2 दिन बाद सुबह में स्वर्गीय हृदय महल में रतन से बने उत्तम बिस्तर पर म्यू यान बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटा रहा, जबकि जिंग मेंग बिस्तर के किनारे पर बैठा रहा। बिस्तर के सामने तांग हुआन चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। यदि यह अतीत में होता तो वह कुछ भी नहीं बता पाता, लेकिन अब वह जानता था कि जिंग मेंग एक प्रकार का जल जादू इस्तेमाल कर रहा था जिसे वाटर वेपर साइलेंट कहा जाता है। 5 तत्व जादू में से जल जादू और लकड़ी जादू दोनों में चोटों के इलाज के तरीके हैं। हालांकि पहला तरीका आत्माओं के इलाज के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि दूसरा तरीका मांस शरीर के कारण होने वाली चोटों के इलाज के लिए अधिक उपयुक्त है। जल जादू एक बहुत शक्तिशाली मंत्र था जो आत्मा को ठीक कर सकता था। इस पद्धति का उपयोग करने के बाद ये घायल आत्मा को चुपचाप नम कर सकता है, जिससे वह अनजाने में ही ठीक हो जाती है। तांग हुआन के पास अब जल ध्वनिहीन नामक पवित्र श्रेणी का जादू करने की क्षमता भी आ गई थी। हालांकि वह अभी भी उस स्तर तक पहुंचने में पूरी तरह से असमर्थ था जहां वह अपनी इच्छानुसार सब कुछ नियंत्रित कर सके। काफी देर बाद जिंग मेंग ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब गहरे नीले रंग की आभा बहते पानी की तरह पीछे हट गई, तो वह भी धीरे से खड़ी हो गई। चाची जिंग, क्या सब ठीक है? तांग हुआन 2 कदम आगे बढ़ने और धीमी आवाज में पूछने से खुद को रोक नहीं सका, और उसकी नज़र म्यू यान के चेहरे पर पड़ी। जिंग मेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और चुपचाप स्वर्गीय हृदय महल से बाहर चली गई। लगभग उसी क्षण जब वह बेल के बिस्तर के ऊपर हॉल से बाहर चली गई, म्यू यान की खूबसूरत पलकें कांपने लगीं। कुछ ही देर बाद अचानक उसकी पलकें खुल गईं और उसकी खूबसूरत आंखें दिखाई देने लगीं, जो शरद ऋतु के पानी की तरह साफ और रात के तारों की तरह काली थीं। तांग हुआन। कुछ बार हल्के से अपनी आंखें घुमाते हुए तांग हुआन का चेहरा तुरंत उसकी आंखों में अंकित हो गया। म्यू यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अंततः अपने होश में आया, पलटा और उठकर बैठ गया। अविश्वास में बोला, तांग हुआन, ये जगह कहाँ है? तुम यहाँ क्यों हो? मैं अभी मरा नहीं हूँ। बेशक तुम मरे नहीं हो। तांग हुआन बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ये पवित्र आत्मा महाद्वीप का फ्यून शहर है। आपकी आत्मा पर चोटें आंटी जिन के कारण हैं। ये भी कुछ ऐसा था जिसे तियान कबीले द्वारा ठीक किया गया था। क्यों? आंटी जिन कहाँ हैं? तांग हुआन ने पलक झपकते ही इधर उधर देखा, और तभी उसे एहसास हुआ कि स्वर्गीय हृदय महल में केवल वह और म्यू यान ही बचे थे। जब जिंग मेंग पहले उठा था, तो उसका ध्यान म्यू यान पर था, इतना अधिक कि उसने ये भी नहीं देखा कि वह बाहर चली गई थी। पवित्र आत्मा महाद्वीप, यूनचेंग, प्रभु।
तांग हुआन के मुंह से निकले शब्दों की श्रृंखला सुनकर म्यूयान की खूबसूरत आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह इतनी चिंतित थी कि बेहोश होने से पहले वह लुओफू दुनिया में थी, लेकिन जब वह जागी तो न केवल वह लुओफू दुनिया से बाहर निकल चुकी थी, बल्कि वह तियान कबीले में भी पहुंच चुकी थी जो हजारों मील दूर था। उसके हाव भाव देखकर तांग हुआन ने उसे और अधिक असमंजस में नहीं रखा। कुछ ही शब्दों में उसने उसे सब कुछ बता दिया जो हुआ था। जब उसने तांग हुआन की ओर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे बचाने के लिए तांग हुआन को इतनी परेशानी से गुजरना पड़ेगा। अंत में वह वास्तव में पवित्र आत्मा महाद्वीप में आ गई थी और उसने तियान कबीले जिंगमेन को उसकी मदद करने के लिए आमंत्रित भी किया था। हालांकि तांग हुआन ने अभी अभी ये बात लापरवाही से कही थी, लेकिन वह ये कैसे नहीं जान सकती थी कि तांग हुआन मानव कबीले की अद्वितीय प्रतिभा थी, जो तियान कबीले की पवित्र कलाकृति के साथ विलीन हो गई थी और तियान कबीले में और भी गहराई तक चली गई थी। अगर कुछ हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। ये तथ्य कि तीनों कुलों के विशेषज्ञ अन्य दो कुलों के प्रतिभाशाली लोगों को व्यक्तिगत रूप से मार डालते थे, इन महाद्वीपों पर एक सामान्य घटना थी। हालांकि अंत में तांग हुआन सुरक्षित और स्वस्थ रही, और यहाँ तक कि तियान कबीले की पवित्र पुत्र भी बन गई। उसका अभी भी तियान कबीले के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन घटना से पहले कौन अनुमान लगा सकता था कि ऐसा होगा। तांग हुआन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दानव कबीले का खून है। कोट। काफी देर के बाद म्यूयान ने अंततः अपने लाल होठों को काटा और कड़वी हंसी के साथ कमजोर स्वर में कहा। बोलते समय म्यूयान ने अवचेतन रूप से उसके माथे को छुआ। जब वह यूनिवर्स स्पिरिट रिंग से बाहर आई तो उस पर लगा निशान बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। तो क्या हुआ अगर आपके पास दानव कबीले का खून है? ये सुनकर तांग हुआन अनजाने में हंस पड़ा और बोला, मेरे पास भी तियान कबीले का रक्त है, अन्यथा मैं तियान कबीले की पवित्र कलाकृति स्वर्गीय कोरमोती के साथ कैसे जुड़ सकता था। म्यूयान, ज्यादा मत सोचो, दानव कबीला है और तुम ही हो। आपको केवल ये याद रखना होगा कि हम दोस्त हैं। कोट। दोस्त? म्यूयान दंग रह गया। हाँ, बेशक, अगर तुम मेरी नौकरानी बनी रहना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद ली और हंसा और चिढ़ाया। आप चाहें? म्यूयान के गाल लाल हो गए। उसने तांग हुआन को अप्रसन्नता से देखा। ये देखकर कि उसका स्वर हल्का हो गया था, तांग हुआन जिज्ञासा से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। ओह ठीक है, म्यूयान, तुम कहती रही कि तुम में दानव कबीले का वंश है, लेकिन मुझे तुम में और मानव कबीले में कोई अंतर नहीं दिखता है ना? जब उसने बात खत्म की तो तांग हुआन म्यूयान को आंकने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में तुम जानना चाहते हो? म्यूयान की आंखें चमक उठी, उसके सुंदर चेहरे पर एक अजीब भाव छा गया। बिल्कुल, तांग हुआन ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। पहले अपना सिर घुमाओ। म्यूयान ने अपने लाल होठों को दबाया। यह इतना रहस्यमय क्यों है? तांग हुआन हंसने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन जैसा कि म्यूयान ने कहा था, उसने अपना सिर घुमाया, और एक पल के बाद उसने उच्च दर के साथ एक आवाज सुनी, और उसका दिल संदेह से भर गया। म्यूयान क्या कर रहा था? कुछ ही देर बाद म्यूयान की स्पष्ट आवाज सुनाई दी, और वह थोड़ी कांपती हुई थी, अब आप वापस मुड़ सकते हैं। ठीक है। तांग हुआन ने अपना सिर घुमाया, और उसकी आंखों में एक चमकदार वसंत रोशनी प्रवेश कर गई। इस समय म्यूयान अभी भी बेल के बिस्तर पर बैठी थी। उसका बर्फ सफेद चेहरा गुलाबी आड़ू की तरह कोमल और सुंदर था, जबकि उसने जो लाल पोशाक पहनी हुई थी वह पहले ही उसकी कमर से नीचे खिसक चुकी थी। उसके स्तनों के चारों ओर लपेटी गई गुलाबी रंग की ब्रा पहले ही खुलकर नीचे खिसक चुकी थी, और उसका आधा शरीर अब ढका हुआ नहीं था। और सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चीज थी म्यूयान की छाती पर छोटा सा काला निशान। ये छाप बारीक और साफ काले रंग के शल्कों से ढकी हुई थी, जो दो जैद जैसे मोटे मांस के टुकड़ों के बीच धंसे हुए थे। ये एक पंखों वाली काली तितली की तरह लग रही थी जो आकाश में उड़ने वाली थी, जिससे उसके पूरे शरीर पर एक रहस्यमय और मोहक आभा फैल गई। म्यूयान, आप? तांग हुआन ने म्यूयान को स्तब्धता से देखा। वह वास्तव में उसके दानव कबीले के वंश के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि म्यूयान उसके और मानव कबीले के बीच के अंतर को इस तरह से प्रकट करेगा। उसकी छाती पर लगे तराजू को देखकर लगता है कि वह दानव वंश के वंशज और मानव वंश की वंशज होगी। मादक सुगंध उसकी नाक में भर गई, और एक पल के लिए तांग हुआन का मुंह और जीभ वास्तव में सूख गए। म्यूयान ने धीरे से खर्राटे लिए, उसके गाल लाल हो गए। उसने अपने हाथ बढ़ाकर तांग हुआन की कमर को लपेट लिया। उसका थोड़ा कठोर और नाजुक शरीर तुरंत तांग हुआन की बाहों में झुक गया और कांपती हुई आवाज में बोली, तांग हुआन, अब मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे रहने दो। क्या? तांग हुआन हैरान रह गई। उसने वास्तव में अपने आकर्षक विचारों को दबा दिया और अपने होश में वापस आ गई।
उसने म्यू यान की कमर के चारों ओर पोशाक खींची और उसके शरीर को ढक दिया, फिर फूट फूट कर हंसी। म्यू यान, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक नीच व्यक्ति हूं जो उपकार मांगता हूं? तांग हुआन, तुम। म्यू यान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने ये कदम उठाने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई थी, लेकिन तांग हुआन ने एक ही बार में उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे उसके दिल की गहराइयों से एक अवर्णनीय क्रोध और शर्म उमड़ पड़ी। यदि आप मेरी दयालुता का बदला नहीं लेते हैं तो मैं खुद को नीचा दिखाने को तैयार हूं, ठीक है? अपने दांतों को भींचने के बाद म्यू यान ने पलट कर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें पानी की लहरों के साथ लहरा रही थीं। म्यू यान, दरअसल मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं वो ये है। तांग हुआन ने कठोर भाव से कहा, हम जिस दुनिया में हैं वह बहुत छोटी दुनिया है। इस छोटी सी दुनिया के बाहर एक और भी व्यापक, फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड भी है। हम दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन जब मैं इस छोटी सी दुनिया को छोड़ दूंगा तो मैं आपको उस फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में भी देख पाऊंगा। कोट। आपका क्या मतलब है? म्यू यान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अवचेतन रूप से पलट गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी संदिग्ध थी। तांग हुआन मुस्कुराया और फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड के बारे में कुछ जानकारी बताई। सुनते हुए म्यू यान को ऐसा लगा जैसे कुछ समझ आ गया हो। उसका पीला चेहरा एक बार फिर चमकीला लाल हो गया और उसकी पनीली आंखें एक चलती हुई रोशनी से चमक उठीं। तांग हुआन, आप मुझे फोजिंग गॉड ग्रेट वर्ल्ड में अवश्य देखेंगे। ठीक है। तांग हुआन हंसा, लेकिन म्यू यान के हाव भाव से उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि यह विचार केवल उसके दिमाग में कौंधा और तांग हुआन ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। ये देखकर कि उसका मूड बेहतर हो गया है, तांग हुआन ने मजाक में कहा, म्यू यान, अगर तुम अब भी मुझे उसी तरह से चुकाना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए अधिक उपयुक्त जगह ढूंढनी होगी। इसके बारे में सोचना भी मत। म्यू यान ने शर्मिंदगी से तांग हुआन को घूरते हुए कहा, केवल एक ही मौका है, अगर आप इसे चूक गए तो फिर कोई मौका नहीं है। हाँ। सुबह सुबह विशाल महासागर के ऊपर आकाश में जियो बुदियन एक शरारती बच्चे की तरह चिल्ला रहा था और अपने 3 जोड़ी मांस के पंखों को लगातार हिला रहा था। वह अचानक नीचे कूदा, जिससे समुद्र की सतह पर लहर पैदा हो गई और फिर अचानक 1000 मीटर ऊपर आसमान में चला गया। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद ली और चुपचाप जियाओ बुदियन की पीठ पर बैठ गया। जियाओ बुदियन के बगल में ज्वलंत फीनिक्स राजा था, जो आग की तरह दिखने वाले लाल कपड़े पहने हुए था। ऊर्जा से संघनित ज्वलंत लाल पंख समय समय पर तेज आंधी के साथ फड़फड़ाते रहते थे। म्यू यान को जागे हुए 10 दिन हो चुके थे। म्यू यान के जागने के बाद तीसरी सुबह तांग हुआन पहले ही फ्लेमिंग फीनिक्स किंग और जियो बुदियन के साथ शहर छोड़ चुका था। प्रारंभ में तांग हुआन ने भी म्यू यान को मूल महाद्वीप में वापस लाने की योजना बनाई थी, लेकिन म्यू यान ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उसने कहा था कि वह अपनी साधना को निखारने के लिए शहर में ही रहेगा। ये देखकर कि उसने अपना मन बना लिया है, तांग हुआन उसे मजबूर नहीं कर सका और केवल जिंग मेंग से उसकी देखभाल करने के लिए कह सका। इस विषय में बोलते हुए म्यू यान भी एक दयनीय व्यक्ति था। उसके पिता दानव कबीले के शीर्ष 8वें चरण के दानव मार्शल थे, जो दानव राजा के करीबी थे, और उनकी मां मूल रूप से स्टेज 6 मार्शल मास्टर की स्टेज 6 मार्शल मास्टर थीं, लेकिन उन्हें अपहरण कर लिया गया था और दानव राजा द्वारा ले जाया गया था। जन्म के बाद उसने आत्महत्या कर ली। दानव कबीले में वे मिश्रित रक्त वाले लोग जिनकी दिखावट मानव कबीले से सबसे अधिक मिलती जुलती थी, उन्हें केंद्रीय रूप से अपना लिया जाता था। उन्हें मानव कबीले की मार्शल आर्ट कौशल सिखाए जाएंगे और बड़े होने पर मूल महाद्वीप या गौरव महाद्वीप में भेज दिया जाएगा। यद्यपि म्यू यान के पिता दानव कबीले में उच्च पद पर थे, फिर भी उसे अपरिहार्य रूप से एक बच्चे के रूप में गोद ले लिया गया था। ये वास्तव में इसी प्रतिभा के कारण था कि वह कमजोर लोगों द्वारा धमकाए जाने और दूसरों का शिकार होने से बचने में सक्षम थी। इसके अलावा 16 वर्ष की आयु में वह दानव कबीले के गुप्त बहते फूल व्यापारी संघ में शामिल हो गई थी। कुछ वर्षों तक व्यापार करने के बाद व्यापारी संघ में म्यू यान का स्थान और भी ऊंचा हो गया। अंत में वह मूल महाद्वीप में फ्लोइंग फ्लावर मर्चेंट गिल्ड के 2 महान प्रबंधकों में से एक बन गया था। यदि ऐसा न होता तो उसके पास दानव कबीले के गुप्त विमान में प्रवेश करने और वहां तांग हुआन से मिलने की योग्यता नहीं होती। लुओफू दुनिया के भीतर उस अप्रत्याशित घटना का अनुभव करने के बाद म्यू यान के लिए फ्लोइंग फ्लावर मर्चेंट गिल्ड में वापस लौटना पहले से ही असंभव था, और इससे भी अधिक उसके लिए दानव कबीले में वापस लौटना असंभव था। म्यू यान का आकर्षक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और उसके दिल की गहराइयों में दया की एक झलक उभर आई। म्यू यान की हालत को देखते हुए पवित्र आत्मा महाद्वीप में रहना वास्तव में सुरक्षित था। यहाँ तक कि उसे देशद्रोही भी माना गया जिसने मानव कबीले के साथ सांठगांठ की थी। यदि वह मृतकों में से पुनर्जीवित पाई गई तो ये संभावना थी कि मूल महाद्वीप और महिमा महाद्वीप में छिपे दानव कबीले द्वारा उसका शिकार किया जाएगा। या
जियाउद्दीन अचानक खुशी से चिल्लाया। तांग हुआन को होश आया, उसने अपनी आंखें थोड़ी खोली और बाहर देखा। उसने देखा कि दूरी पर पहाड़ ऊपर नीचे हिल रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे जमीन के करीब थे। 10 दिन से भी कम समय में वह पवित्र आत्मा महाद्वीप से मूल महाद्वीप पर पहुंच चुका था। तांग हुआन उसकी गति से विशेष रूप से संतुष्ट नहीं था। शियू और फेंग लिंग के मुंह से जो खबर उसे मिली थी उसके अनुसार, अगर वह अपनी पूरी ताकत उस स्तर के अंतरिक्ष विमान को सक्रिय करने में लगा दे, तो वह एक ही दिन में आसानी से 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकेगा। जब वह क्लाउड स्काई सिटी में था, तो तांग हुआन ने एक और दिन के लिए देरी की थी। इसका एकमात्र कारण यह था कि वह उस स्थानिक जादू के बारे में सोच रहा था जो फेंग लिंग ने उसे दिया था। स्थानिक और तात्विक जादू में बहुत बड़ा अंतर था। स्वर्गीय कोर मोती के साथ विलय और स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों को समझने के बाद जिस गति से तांग हुआन ने जादू के 5 तत्वों को सीखा वह अविश्वसनीय रूप से तेज था। लेकिन स्थानिक जादू के संबंध में तांग हुआन थोड़ा उलझन में था। जब तक वह वहां से नहीं चला गया, उसे इसके पीछे की गहनता समझ में नहीं आई। अंत में तांग हुआन केवल अपना स्थानिक जादू छोड़कर भूले हुए शहर की ओर जा सका। जियाउद्दीन, मुझे ये करने दो। तांग हुआन की दिलचस्पी जागृत हुई। वह जोर से हंसा और उसके शरीर में राजसी और शक्तिशाली ऊर्जा जाग उठी। उसके पीछे पंखों की एक जोड़ी तुरंत आकार में संघनित हो गई। एक हल्की थपकी के साथ उसका शरीर ऊपर तैर गया और जियाउद्दीन के सामने भी आ गया। जब जियाउद्दीन ने यह देखा, तो उसका शरीर वास्तव में तेजी से सिकुड़ गया। एक पल में वह मांस की एक छोटी सी गेंद में बदल गया और तांग हुआन को पकड़ लिया, जो पहले से ही धीमा हो गया था। फिर वह उसकी गर्दन पर बैठ गया और गर्व से अपने छोटे छोटे पंजे फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की ओर लहराए, जो थोड़ा पीछे था, और मुंह बना लिया। समय पानी की तरह बह गया। कुछ ही दिनों में तांग हुआन और फ्लेमिंग फीनिक्स किंग पूरे मूल महाद्वीप से गुजर चुके थे और विशाल दक्षिणी समुद्र में प्रवेश कर चुके थे। तांग हुआन ने लंबे समय से भूले हुए शहर के बारे में सुना था। उस समय फेंग मिंग पर्वत पर तांग हुआन फीनिक्स लेयर में घुस गया था, जहां फ्लेमिंग फीनिक्स राजा था, और उसने कई वस्तुएं प्राप्त की, जिनमें से एक समुद्री द्वीपों का नक्शा भी था। जब पहली बार उसे प्राप्त किया गया, तब भी तांग हुआन थोड़ा उलझन में था। लेकिन बाद में तांग हुआन को पता चला कि जिस व्यक्ति की ओर वह इशारा कर रहा था वह भूला हुआ शहर होना चाहिए जो मूल महाद्वीप के दक्षिण में था। जब उसे जिंग मेंग द्वारा बनाया गया भूला हुआ शहर का नक्शा प्राप्त हुआ, तो तांग हुआन ने दोनों की तुलना की और इस बिंदु को सत्यापित किया। हालांकि यद्यपि दोनों मानचित्रों में भूले हुए शहर का स्थान दर्शाया गया था, फिर भी उन पर जोर एक जैसा नहीं था। जिंग मेंग ने जुआन मिंग प्रारंभिक आग का स्थान खींचा था, लेकिन मानचित्र का विशिष्ट स्थान जुआन मिंग प्रारंभिक आग के विपरीत था। अनजाने में ही कई दिन बीत गए। अभी तक नहीं। जब लगभग शाम हो गई, तांग हुआन ने अपने पंख फैलाए और उन्हें जियाउद्दीन की पीठ पर फड़फड़ाया, जो अभी अभी एक नए शरीर में परिवर्तित हुआ था। जिंग मेंग के अनुसार जब उसने मूल महाद्वीप छोड़ा था, तो उसने उस द्वीप पर पहुंचने में पूरे 4 दिन लगाए थे जहां भूला हुआ शहर स्थित था। ये पहले से ही जिंग मेंग से 1 दिन अधिक लंबा था। ये समुद्र तट के समान ही था। वे अपनी मूल दिशा से विचलित नहीं हुए। इसके अलावा तांग हुआन की गति जिंग मेंग की तुलना में धीमी नहीं लग रही थी। ये वास्तव में अकल्पनीय था कि ऐसी परिस्थितियों में उसे इतना अधिक समय चाहिए होगा। तांग हुआन ने जियाउद्दीन को गति धीमी करने का संकेत दिया और पलक झपकते ही उन्होंने क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बड़ा जहाज अचानक तांग हुआन की नज़र में आया, जिसके ऊंचे मस्तूल पर एक लाल झंडा हवा में लहरा रहा था। झंडे पर एक बड़ा सा अतिथि अक्षर कड़ाई में बना हुआ था। फेंग मिंग, क्या तुम्हें वह नाव याद है? तांग हुआन की भौहें और भी तन गईं। अगर मुझे सही से याद है, तो हम उससे कल मिले थे और उसे पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अब वह आगे की ओर दौड़ रहा है। फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने धीरे से नाक भान सिकोड़ी। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे, मानो उसने भी महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। आप सही कह रहे हैं, ये कल वाली ही नाव है, तांग हुआन ने भारी आवाज में कहा। तांग हुआन ने कल वह नाव देखी थी। उनकी याद में फ्यूरियस वेव्स सिटी से गुजरने वाले सभी यात्री जहाजों पर यह झंडा लगा होगा। ये भूला हुआ शहर कोई अलग थलग भूमि नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए एक यात्री जहाज था, इसलिए इसे अजीब नहीं माना गया। तांग हुआन ने इसे दूर से देखा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि इसी समय एक यात्री जहाज, जो पीछे होना चाहिए था, आगे की ओर दौड़ने लगा। ये सचमुच अकल्पनीय था। चलो चलकर देखें। तांग हुआन की बातें सुनकर जियाउद्दीन तुरंत बड़े जहाज की ओर उड़ गया। कुछ ही देर में तांग हुआन और फ्लेमिंग फीनिक्स राजा अतिथि जहाज के ऊपर पहुंच गए। अगले ही क्षण तांग हुआन ने 9 यांग दिव्य भट्टी और 5 रंग आध्यात्मिक गोलियां दोनों को उनकी सीमा तक सक्रिय कर दिया
और धारणा क्षमता तुरंत एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई, क्योंकि उसने अतिथि जहाज की स्थिति का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद तांग हुआन ने आश्चर्य प्रकट किया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव होने का कारण यह नहीं था कि उसने जांच के दौरान कोई अजीब हलचल देखी थी, बल्कि इसलिए कि उसने कोई हलचल महसूस नहीं की थी। यात्री जहाज में न केवल कोई हलचल थी, बल्कि जीवन का भी कोई निशान नहीं था। किसी को भी नहीं। क्या वह खाली जहाज है? कोट फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने संदेह में बड़बड़ाया, और एक पल के बाद वह पहले से ही डेक पर खड़ी थी, और जियोबुदियन तुरंत नीचे तैर गया। यह ग्लोरी कॉन्टिनेंट का अतिथि जहाज है, तांग हुआन ने गहरी आवाज में कहा। यह समुद्री क्षेत्र उग्र लहरों के शहर से बहुत दूर है। मानव रहित यात्री जहाज पहले ही अनगिनत बार पलट चुका है, इसलिए उसका यहाँ सुरक्षित रूप से बहकर आना असंभव है। इसके अलावा जब मैंने कल इस जहाज को देखा तो स्पष्ट रूप से लोग डेक पर टहल रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जहाज पर मौजूद सभी लोग अब मर चुके हैं? फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने अपनी भौहें उठाईं और फिर बिजली की तरह आगे बढ़ा। ध्यान से, तांग हुआन ने अवचेतन रूप से पुकारा। फ्लेमिंग फीनिक्स किंग का शरीर थोड़ा कांप उठा और वह धीरे से सूंघने लगी। फिर वह केबिन से गायब हो गई। आहे है। कुछ ही देर बाद अचानक केबिन से धीमी चीख की आवाज सुनाई दी। फुट तांग हुआन का दिल तेजी से धड़क उठा। वह बिजली की चमक की तरह आगे बढ़ा। पलक झपकते ही तांग हुआन केबिन में प्रवेश कर चुका था और फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन फ्लेमिंग फीनिक्स किंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। उसने आगे की ओर इशारा किया, और उसके सामने विशाल केबिन में कुर्सियों की पंक्तियां बड़े करीने से व्यवस्थित थीं, और लगभग हर कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बूढ़ा हो या जवान। अपनी आंखें बंद किए हुए शांत दिख रहे थे, जैसे कि वे सो रहे हों, लेकिन बिल्कुल भी आभा नहीं थी। केबिन के अंदर 100 से अधिक लोग थे, लेकिन सभी की मौत हो चुकी थी। तांग हुआन की अभिव्यक्ति भारी हो गई। उसे विश्वास था कि उसने कल की चीजें नहीं देखी, जिसका मतलब था कि जहाज पर सभी की मृत्यु एक दिन से अधिक नहीं हुई थी, और उनकी स्थिति और जहाज के अंदर की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट था कि मरने से पहले उनका कोई गहन युद्ध नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी लोग बहुत ही कम समय में चुपचाप मर गए हों। सबसे अजीब बात यह थी कि इन लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। तांग हुआन की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी बदल गई। वह एक कदम आगे बढ़ा और तेजी से एक अधेड़ उम्र के आदमी के पास पहुंचा। उसकी दाहिनी हथेली धीरे से उसके माथे पर आ टिकी। एक क्षण के बाद तांग हुआन की असीम मानसिक शक्ति ने सीटी बजाकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पूरे शरीर को ढक लिया। केवल 2-3 सांसें बीतने के बाद तांग हुआन आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस आदमी की मौत इसलिए हुई क्योंकि इसकी आत्मा चूसने से प्रभावित हुई थी। जहां तक चूसने के बाद उसकी आत्मा की स्थिति का सवाल है, तांग हुआन इस बारे में बेहद स्पष्ट था। फ्यूरियस वेव्स सिटी में वापस आकर उसने कई शक्तिशाली जानवरों की आत्माओं को अवशोषित करने के लिए हेवनली नोट सोल कंट्रोलिंग तकनीक का उपयोग किया था। मृत्यु के बाद इन लोगों की स्थिति वस्तुतः उन जानवरों जैसी ही थी। तांग हुआन ने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर की केवल एक बार जांच की थी, उसके बाद ही वह पूरी तरह से आश्वस्त हो सका था। यदि वह ऐसा है, तो अन्य लोग भी अपवाद नहीं होंगे। तांग हुआन ने चारों ओर देखा, और उसकी भौहों के बीच एक छुपाया न जा सकने वाला गुस्सा था। मुझे आश्चर्य है कि कौन इतना पागल है, जो वास्तव में एक सांस में 100 से अधिक लोगों की आत्माओं को अवशोषित करने में सक्षम है। अपने क्रोध के अलावा तांग हुआन को अपने दिल की गहराइयों में सदमे का भी एहसास हुआ। उनकी पिछली जांच के आधार पर उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को स्टेज 7 मार्शल मास्टर होना चाहिए। अन्य लोगों की ताकत भी बहुत अधिक भिन्न नहीं होनी चाहिए। आखिरकार ये एक यात्री जहाज था जो भूले हुए शहर की ओर जा रहा था। कमजोर लोगों के लिए भूले हुए शहर में जाना आत्महत्या से अलग नहीं था। एक ही समय में 100 से अधिक स्टेज 7 मार्शल मास्टर की आत्माओं को अवशोषित करने में सक्षम होने के लिए उस व्यक्ति के पास सार्वभौमिक रूप से चौंकाने वाली ताकत होनी चाहिए। तांग हुआन के कदम थोड़े से हिले, और वह नाव के केबिन के कोने में हरे गमले के पौधे के बगल में दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद तांग हुआन का दाहिना हाथ गमले में लगे पौधे पर रखा गया, और घने हरे रंग की क्यूई तांग हुआन के हाथ की हथेली से नीचे की ओर बही, जिसने एक पल में पूरे गमले में लगे पेड़ को ढक लिया। हुआला। छोटा पेड़ आगे पीछे हिल रहा था, मानो वह कांप रहा हो। तांग हुआन ने अपना दिल शांत किया और उसमें डूब गया। काफी देर बाद उसने खुद से कहा, बोन झांग गोंग। गहरा लाल लबादा। तांग हुआन ने अभी अभी लकड़ी के जादू के भीतर लकड़ी के पत्ते की आत्मा कला का उपयोग किया था। ये एक बहुत शक्तिशाली ट्रैकिंग मंत्र था। इस संसार में सबसे छोटे पौधे और वनस्पति की चेतना भी बहुत कमजोर होगी, और वे एक निश्चित समयावधि तक इस क्षेत्र में घटित हुई हर घटना को याद रख सकेंगे।
अंतराल जितना छोटा होगा, वनस्पति उतनी ही अधिक स्मृतियां बनाए रखेगी, और इसके विपरीत। अभी अभी तांग हुआन ने छोटे पेड़ पर लकड़ी पत्ती आत्मा कला को सक्रिय किया था और केवल छोटे पेड़ की अत्यंत कमजोर स्मृति निर्णय को ही प्राप्त किया था। लेकिन फिर भी तांग हुआन को पहले से ही पता था कि हत्यारे ने संभवतः गहरे लाल रंग का लबादा पहना हुआ था और उसने हड्डी का धनुष भी इस्तेमाल किया था। सौभाग्य से तांग हुआन पहले ही वहां पहुंच चुका था। यदि वह 1 या 2 दिन बाद आता तो गमले में लगे पेड़ की आखिरी 2 यादें पूरी तरह से गायब हो जाती। अस्थि धनुष, गहरा लाल लबादा। फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने इसे हल्के से दोहराया और एक पल के बाद उसकी अभिव्यक्ति अनियंत्रित रूप से बदल गई क्योंकि उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जुवान मिंग भूत राजा। ये वास्तव में जुवान मिंग भूत राजा था। केवल उसने ही अपने अस्थि धनुष और गहरे लाल लबादे का उपयोग किया। ये केवल वह ही है जिसे समय समय पर जीवित लोगों की आत्माओं को निगलने की आवश्यकता होती है। कोट, उसने इस व्यक्ति के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी। लेकिन अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। जुवान मिंग भूत राजा। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद लीं, उसकी दाहिनी हथेली धीरे धीरे नीचे झुक गई, उसकी हथेली में मौजूद हरी आभा तुरंत गायब हो गई और वह छोटा पेड़ भी अपनी शांति वापस पा गया। जुवान मिंग भूत राजा का नाम तांग हुआन के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। ये व्यक्ति फ्लेमिंग फीनिक्स राजा के समान ही था, वह भी 8 महान दानव राजाओं में से एक था। इसके अलावा उसकी ताकत बहुत मजबूत थी और वह निश्चित रूप से 8 महान दानव राजाओं में शीर्ष 3 में स्थान पर थी। यद्यपि तांग हुआन ने कभी भी जुवान मिंग भूत राजा को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, फिर भी जब वह मूल महाद्वीप से बाहर था तो उसने एक बार उसके साथ बातचीत की थी। यदि भाला संत ये चोंगशान ने अचानक अपने भयानक भाला इरादे को सक्रिय नहीं किया होता और उसे डराकर भगा नहीं दिया होता तो वह शायद पहले ही तांग हुआन के खिलाफ अपना कदम उठा चुकी होती। तांग हुआन ने मूल रूप से सोचा था कि भविष्य में केवल शांत महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद ही वह जुवान मिंग भूत राजा से मिल पाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह महासागर के इस क्षेत्र में प्रकट होगी और अपना ठिकाना बताएगी। जुवान मिंग भूत राजा यहाँ क्यों आया? अचानक तांग हुआन ने पूछा। क्या आप नहीं जानते कि जुवान मिंग घोस्ट किंग एक प्रकार का भूला हुआ शहर है जो समुद्र के इस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? फ्लेमिंग फीनिक्स राजा अपनी नाक सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका।